जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और यह वीडियो प्राथमिक स्तर के लिए है। 22 जनवरी 2000 पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं जिसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। जितने भी नकारात्मक हैं, अधिकारवादी, नियंत्रित परिवेश और कोई भी सहभागिता नहीं यहाँ पे सहभागिता अध्यापकों की होनी चाहिए। सकारात्मक आंसर सबसे हमारा जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या फिर विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो यहाँ पर भी सकारात्मक प्रश्न हमको नहीं ढूंढना है। यहाँ पर प्रश्न हमारा नकारात्मक है, यानी आंसर भी नकारात्मक होगा, यानी योग्यता क्रम को निर्धारित करना या जो है नकारात्मक टैग वर्ड है। राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तकों से उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना या फिर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो प्रश्न यहाँ पर सकारात्मक है, आंसर हमको यहाँ पर सबसे सकारात्मक ढूंढना है। तो यहाँ पर जो अनदेखी करना यह भी नकारात्मक है, ध्यान देना समूह गतिविधि के बजाय व्यक्ति, यह भी थोड़ा सा हमारा उचित नहीं है। और यहाँ पर दिया गया है उत्तर लिखवाने पर बल देना, यह भी है जो निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे सटीक राइट आंसर जाएगा और सकारात्मक ऑप्शन डी, यानी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में अध्यापक को रहना चाहिए। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रश्न नकारात्मक है। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना या फिर अध्यात्मक का सकारात्मक रुख। तो यहाँ पर अध्यापकों के अनुसार कार्य करना यह जो है यानी अध्यापक केंद्रित हो जाएगा, यानी राइट आंसर यहाँ पर नकारात्मक प्रश्न के लिए बी के साथ जाएगा क्योंकि प्रश्न में निगेटिव ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही या सही कथन यहाँ पर चुनना है? लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए या फिर लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इसमें जो है सबसे सकारात्मक आंसर हमको ढूंढना है, यानी लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा के कारण, अधिगम में असक्ता के, अधिगम में कठिनाई के या फिर अधिगम में समस्या के। तो यहाँ पर जो है एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती है। तो यह जो है इस प्रकार का बच्चा लक्षण कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में असक्ता के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना या फिर शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो 7 नंबर इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, शिक्षार्थियों को जो है सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। राइट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता या फिर उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा और सबसे
सटीक राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति, ये इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से है महत्वपूर्ण है होती हैं जिससे कि यह विद्यार्थियों को उत्तरी और अनुत्तरी समूहों में वर्गीकृत करने पर एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो यह जो है हमारा आंसर सकारात्मक नहीं है, क्रॉस कर लेंगे। यह अध्यापकों और बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, यह भी गलत है, नकारात्मक है। ये बच्चों के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा साधनों को पहचानने में सहायता करते हैं। सहायता की बात की गई, सकारात्मक है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, यही हमारा आंसर होगा। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है, तो बच्चों को कक्षा से हटाना भी नहीं है, यानी सकारात्मक आंसर जो जाएगा हमारा सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स यह जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है, राइट आंसर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्च स्तर की कक्षा में प्रोन्नत करना है, या फिर उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय का स्तर के अनुकूलन नहीं है। तो ये सभी नकारात्मक है। प्रोन्नत करना, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, ये सही है, क्योंकि हम उनके कार्यों को, कमियों को जानेंगे तो उनके अनुसार जो है उस तरह के शिक्षण उपागम उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना, ये भी गलत है। वर्ग बनाना, यानी राइट आंसर यहाँ पर सी के साथ जाएगा जो कि सकारात्मक है। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ध्यान देंगे, आंसर भी हमें नकारात्मक लगाना है। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु का पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, या फिर प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो नहीं वाला हमको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। अगर नहीं को हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी विषय वस्तु को लेकर केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। केवल जो है नकारात्मक टैग वर्ड है, प्रश्न में भी नकारात्मक है, राइट आंसर ए के साथ लगाएंगे और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास, सभी के मोबाइल पर शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो यहाँ पर जो है बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या होता है, परिणाम होता है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को हम क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, यानी राइट आंसर यहाँ पर डी चला जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, या फिर माता पिता एवं भाई बहन। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में क्या है, स्वीकार्य है। तो यहाँ पर जो है माता पिता और भाई बहन जो है यहाँ पर राइट आंसर के साथ जाएगा। यही जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। प्रथम गुरु उसका परिवार, प्रथम जो विद्यालय होता है बच्चे का परिवार ही होता है, और माता जो है उसकी प्राथमिक गुरु होती है या माता पिता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, या फिर प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सबसे सटीक और सकारात्मक, प्रेरणा की सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पनाएं, आंसर ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती यानी बाद वाला बाल्यावस्था 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष तक, या फिर 9 से 12 वर्ष तक। तो यहाँ पर बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है 9 से 12 हो जाएगा, यानी बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है। ये परवर्ती, पूर्ववर्ती पूछेगा तो पहले से यानी बाल्यावस्था के बाद, और बाल्यावस्था के प्रारंभ में, और परवर्ती पूछा है यानी लास्ट में, यानी किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो ये 9 से 12 हो जाएगा हमारा परवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत। राइट आंसर यहाँ पर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि
सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है। आरजे और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत और असतत अधिगम, या फिर प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। तो यह जो है प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद से विषय पर चर्चा हो रहा है। राइट आंसर यहाँ पर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समिष्ट विकास का क्षेत्र, या फिर सहारा देना। तो यह जो है एक सहारा देने के समान है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो यहाँ जो है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, जो है यह अध्यापिका है, यानी राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षक के साथ परीक्षण तथा तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या फिर यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा और सटीक राइट आंसर जाएगा यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मात्र और 10 प्रश्न बचे हैं, वीडियो में आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो यहाँ पर स्तर दिया गया है, तीसरा, चौथा, पहला या दूसरा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है पहला स्तर जो होता है वह नैतिकता की अनुपस्थिति के सही अर्थ को सूचित करता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो यहाँ पर समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर भी नकारात्मक के साथ जाएगा, यानी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यह जो है सही नहीं है। राइट आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, या फिर पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए? तो यहाँ पर पृथक्करण नहीं करना है, जांच परीक्षण के लिए भी नहीं, ग्रेड के लिए भी नहीं, यानी प्रेरणा के लिए जो है अधिगम में आकलन आवश्यक है। यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा जाएगा सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्यधारण, आत्मसात्करण, या फिर संगठन? तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को जो है इसे जो है आत्मसात्करण के नाम से जानते हैं। राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, या फिर पर्यावरण से? तो यहाँ पर जो है हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि में आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। सभी लोगों की बात की जाए, सभी में अलग अलग बुद्धि, अलग अलग प्रेरणा, अलग अलग अभिरुचि होती हैं, यानी यह व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या फिर अपवर्जक शिक्षा? तो यहाँ पे बात की जा रही है समावेशी शिक्षा की, यानी बिना किसी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के आधार पर सामान्य और विशिष्ट शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाना ही क्या है? समावेशी शिक्षा है। अगला प्रश्न है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से? तो यह जो है संवेगात्मक विकास से संबंधित है। यह संवेगों पर बात की गई है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि आपके स्क्रीन पर है। विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसके एक लक्षण है? लिखने से संबंधित जहाँ भी आपको लेखन संबंधी विकृति या फिर अयोग्यता कुछ भी पूछा जाए या विकार पूछा जाए, तो आपको वहाँ पर डिस्ग्राफिया लगाना है। लेखन संबंधित
डिस्कैलकुलिया और गणन संबंधी गणना में जो है कठिनाई आती है, विकृति आती है, डिस्कैलकुलिया लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ए के साथ। और डिसलेक्सिया जो है यह पठन संबंधी विकार होता है। आंसर ये हमारा यहाँ पर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर क्रियाकलाप। तो यहाँ पर जो है सामाजिक अनुभव जो है यह संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। और आखिरी इस वीडियो का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो बाकी आपको ऑप्शन देखना नहीं है, केवल नकारात्मक टैग वर्ड आपको मिल चुका है। चलिए देख लेते हैं अगला ऑप्शन भी। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, सकारात्मक है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ये भी सकारात्मक है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, सभी सकारात्मक है। जबकि यहाँ पर केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये जो है नकारात्मक है। यानी राइट आंसर इस प्रश्न का जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और साथियों, इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।